गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो हिस्ट्री 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले अपनी पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर उन्हें आपको देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हैंड राइटिंग जो पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का जो अपना सेशन है, सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जाके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके सफलता के लिए आपको एक अनुभव और सक्सेस के लिए सेलेक्ट मैटर की ज़रूरत है। ऐसे तो पुस्तकालय बहुत भरे पड़े हैं, हम आपके लिए सेलेक्ट मैटर लेके आते हैं। चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक वाइज हल करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सुलेमान और केथर की जो पहाड़ियाँ हैं वो उनमें 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ जौ उगाना प्रारंभ किया था मानव ने। और उन्होंने जो पालतू पशु बनाए, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि जैसे पशुओं को बनाया था। तो सबसे पहले क्या वो जो किरथर सुलेमान की पहाड़ियों में सबसे पहले मानव ने क्या उपजाना शुरू किया? गेहूँ और जौ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, गारो मध्य भारत विंध्य क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया। गारो और मध्य भारत अर्थात विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले मानव ने क्या किया? चावल उपजाया गया मानव के द्वारा भारत में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक नगर या जो प्रारंभिक नगर बोल सकते हैं, प्रथम नगर जो विकास हुआ वह सिंधु नदी के किनारे हुआ। गंगा की जो सहायक नदी, अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर है उसमें केवल एक ही दी बताई गई है, सोन नदी। अन्य के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक्स में उतना ही चर्चा करेंगे। मगध का जो वर्तमान नाम है वह बिहार है, पूर्व में इसे मगध कहा जाता था। मगध की विभिन्न राजधानियाँ हुआ करती थी, गिरिवज्र, राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सिंधु यूनानियों द्वारा दिया गया एक वर्ड है। जो यूनानी थे वे सिंधु को हिंदोस अथवा इंदौस कहा जाता था। इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था उसे इंडिया कहते थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत की क्या है? आरंभिक कृति है, प्रथम वेद है। वैसे तो ऋग्वेद के बारे में विस्तृत जानकारी है, लेकिन हमने यहाँ पर वही मेंशन किया है जो एनसीईआरटी बुक्स में है। वेदों की संख्या आपको बताई होगा, 4 है। ऋग्वेद जो प्रथम वेद कहा जाता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का अंतिम वेद है, 4 नंबर वाला अथर्ववेद। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, पांडुलिपि। पांडुलिपि उन्हें कहा जाता है, ऐसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि अंग्रेजी के मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ होता है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। पांडुलिपि ताड़ पत्रों, ताड़ बिग वृक्ष होता है, उसके पत्रों भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी प्राचीन समय में। और जो ताड़ और भूर्ज वृक्ष के पाए जाते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट, आम लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी। अभिलेख, अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख ऐसी वस्तु होते थे जो राजा महाराजाओं द्वारा
ऐसे लेख पत्थर और धातुओं पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, उन्हें अभिलेख कहते थे। और ऐसे अभिलेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उन्हें शिलालेख कहा जाता था। जो अभिलेख शिलालेख होते थे, उनमें राजाओं के बारे में, उनकी लड़ाइयाँ, प्रशासन व्यवस्था के बारे में उत्कीर्ण किए जाते थे। अगले नेक्स्ट पॉइंट, अपना जो अशोक महान ने अभिलेखों उत्कीर्ण करवाए। शेर-ए-कुना कंधार में, यह अफ़गानिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में अशोक का अभिलेख मिला हुआ है। यह 2 भाषाओं में है, यूनानी या ग्रीक, दूसरी अरामैक। एग्जाम में ज़्यादातर जो भाषाएं पूछी जाती हैं, शेर-ए-कुना या सारे-कुना दे देते हैं, या कंधार अभिलेख दे देते हैं। यह कौन सी भाषा उत्कीर्ण किया हुआ है? तो यूनानी और अरामैक। नोट को आप यहाँ देख सकते हैं। जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में पाए गए हैं वह खरोष्टी, और भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। जो अशोक के अभिलेख हैं, आपको तीनों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनकी भाषाएं लिपि पूछी जाती है। अफ़गानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वह यूनानी एवं अरामैक लिपि में है, और जो पाकिस्तान में मिले हैं वह खरोष्टी लिपि में, और जो भारत में अभिलेख मिले हैं अशोक के, वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। आशा है साथियों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, शिलालेख। शिलालेख केवल शिला माने आप समझते हो पत्थर के टुकड़े, और लेख माने लिखना। शिलाओं पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें शिलालेख कहा जाता है। पुरातत्वविद। अगले नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना पुरातत्वविद। एक एक पॉइंट को यहाँ हमने समझाया है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। प्राचीन समय में जो वस्तु प्रयोग में लाई गई उनका जो अध्ययन करते थे, जैसे आप उदाहरण के लिए विभिन्न सिक्के, बर्तन जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते थे, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता था। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, स्रोत। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए जो जानकारी मिलती थी, इन सभी से उस एक शब्द दिया गया जिसे स्रोत कहा जाता है, अर्थात सभी को शामिल रूप से स्रोत कहा जाता है। वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, क्योंकि जो ईसा मसीह के जन्म की तिथि को ही आधार माना गया है। इनसे जन्म के पूर्व की घटना को ईसा पूर्व कहा जाता है, और बाद की घटना को ईस्वी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले कहा जाता है। साथियों, आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इसलिए हम आपको और अच्छी वीडियो ला के दे सकें, हमें मोटिवेशन मिले। अगर और अन्य हमारे जो प्लेलिस्ट की वीडियो हैं देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी गई लिंक से आप देख सकते हैं, और PDF डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। धन्यवाद।